Welcome to CSP Weekly Current Affair Insights with GM Pitafi. Today we will discuss यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस को पढ़ने से पहले हम इसकी ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप की एक स्टेट है और रशिया के बाद, चूँकि रशिया को भी जो है वो यूरोप में इंक्लूड किया जाता है एशिया के साथ, तो ये यूरोप की सबसे बड़ी एरिया वाइज स्टेट कहा जाता है इसको। इसी तरीके से इसके नॉर्थ में हमें बेलारूस नज़र आता है और उसके ईस्ट में रशिया है और साउथ में हमें सी ऑफ ओजूब और ब्लैक सी नज़र आते हैं। इसके अलावा इसके साउथ ईस्ट के अंदर हमें मालदोवा, रोमानिया और पोलैंड की स्टेट्स नज़र आती हैं। ये इसकी ज्योग्राफी थी। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस, इसकी जो बैकग्राउंड है या इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमें 2014 से मिलती है, जब यूक्रेन के अंदर एक रेवोल्यूशन आया, ऑरेंज रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है। और उस रेवोल्यूशन के नतीजे में जो प्रो मॉस्को गवर्नमेंट थी यूक्रेन के अंदर, उसको टॉपल डाउन किया गया और उसकी जगह पे जो है एक नई गवर्नमेंट वहाँ पे आई जो कि प्रो वेस्टर्न भी कहा जाता है जिसको, या जो प्रो अमेरिकन भी कहा जाता है। उसके बाद एज अ रिटेलिएशन के तौर पे रशिया ने जो क्राइमिया था, एक पेनिनसुला था, एक एरिया था यूक्रेन का, उसके ऊपर इन्वेड किया और उसको अपने कब्ज़े में लिया। और साथ में ही वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो नेवल बेस थी सेवास्तोपोल, उसको भी कैप्चर किया और वहाँ पे अपने जो फौजी थे या ट्रूप्स थे वहाँ पे मोबिलाइज किए जाके। वहाँ से ये जो इशू है उसकी ओरिजिन होती है। और उसके बाद अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि रशिया ने तकरीबन 1 लाख, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज मोर देन 1 लाख या 1 लाख जो अपने ट्रूप्स हैं उनको मोबिलाइज किया है फ्रॉम दी बॉर्डर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। और अमेरिका ने इसके ऊपर रिटेलिएट करने का कहा है कि अगर रशिया कोई भी ऐसा एडवेंचर करेगा तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये इसका एक बैकग्राउंड था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का। अभी हम देखेंगे कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। इस बैकड्रॉप के बाद इसकी कॉजेस के ऊपर चलते हैं कि ये जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है, इसके बेसिक कॉजेस क्या हैं या इसके रीजंस क्या हैं। अगेन इसका कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है, देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस। जो सबसे पहला रीज़न हमें मिलता है जिसको डिस्कस करेंगे हम, वो है उनका आइडियोलॉजिकल और कल्चरल रीज़न। आइडियोलॉजिकली और कल्चरली अगर हम बात करें तो जो रशियन अम्पायर है वो बेसिकली इसी यूक्रेन से ही इमर्ज हुई है। यूक्रेन के अंदर जो सबसे पहले इसको ओक्रियाना कहा जाता था और रशियंस इसको माँ का दर्जा देते हैं। दे कॉल इट इज़ अ मदर बिकॉज दे थिंक दैट उनकी जो अम्पायर थी वो इसी सिविलाइजेशन से इमर्ज हुई थी। 8वीं सदी के अंदर जो है कीवियन रस नाम से जो है इस अम्पायर की बुनियाद पड़ी, जिसमें कीव जो आज कैपिटल है यूक्रेन का, वहाँ पे इसकी बुनियाद पड़ी थी और ये यहीं पे हुआ। इसके बाद रूसी समझते हैं कि जो यूक्रेन का एरिया है वो उनकी कल्चरल जो है वो हेरिटेज है, वो उनकी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन उनके लिंक्स हैं उसके साथ। इस वजह से रूस किसी भी सूरत में जो यूक्रेन है उसको अपने इन्फ्लुएंस से निकलने नहीं दे रहा। और अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेनी खुद को हमेशा एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे मानते आए हैं। दे बिलीव के जो रशियंस हैं वो उनके ही जो है वो मरहून मिन्नत यहाँ तक पहुँचे हैं और बेसिक जो सिविलाइजेशन है वो कीवियन रही है या कीवियन रस रही है। तो उन्होंने कभी भी रशिया की डोमिनेंसी को नहीं माना है। जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया तब भी वहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इमर्ज हुई थी और उन्होंने बोल्शेविक रेवोल्यूशन से भी आज़ादी ली थी। वो आज़ादी हालांकि उनकी जो एक सेपरेट स्टेट के तौर पे 3 या 4 साल की थी, उसके बाद दोबारा ये जो हैं वो बोल्शेविक यूएसएसआर का हिस्सा बने। इसके बाद ये मूवमेंट मज़ीद आगे गई जब 1919 के अंदर रशिया के अंदर रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे और रशिया डिसइंटीग्रेशन के स्टेज पे पहुंच चुका था। वहाँ पे भी वो दोबारा नेशनल मूवमेंट्स इमर्ज हुई थी और उन्होंने एक आज़ाद या रेफरेंडम की बात की थी। और अगेन चूँकि यूएसएसआर वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो गया तो उन्होंने भी वहाँ से आज़ादी हासिल कर ली। उसके बाद आज तक जो रशियंस हैं, जो यूक्रेनियंस हैं, वो रशिया से खुद को डिटेच समझते हैं। ऑन दी अदर हैंड रशिया बिलीव्स के जो यूएसएसआर है, सॉरी जो यूक्रेन है, दिस इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फार्मर यूएसएसआर आर देयर सिविलाइजेशनल पार्ट। तो वो उसको खुद से डिटेच करने के ऊपर कभी भी राज़ी नहीं है। यही रीज़न है कि रशिया यूक्रेन को आज भी अपना एक बैकयार्ड समझता है और वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को हमेशा प्रायोरिटी देता रहा है।
सेकंड जो इसका कॉज है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो मिलिटरीली या स्ट्रेटेजिक लेवल पे मिलता है। मिलिटरीली या स्ट्रेटेजिक लेवल से देखा जाए तो यूक्रेन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर रशिया। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसकी सरहद उसके साथ मिलती है, और दूसरा ये कि जो रशिया है वो उसके पास कोल्ड वाटर्स हैं, जिसके ज़रिए उसकी आउटरीच जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो बड़ी जो है वो लिमिटेड है। बट यूक्रेन उसको जो है एक रास्ता, एक वे प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ क्राइमिया। और यही रीज़न था कि क्राइमिया के ऊपर जो है वो क्राइमिया को एनेक्स किया कि रशिया ने, और वहाँ पे सेवस्टोपोल के अंदर अपनी एक नेवल बेस बनाई है। उस नेवल बेस के अंदर रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो मोबिलाइज्ड हैं, और यही एक जगह है, एक सी ऑफ ओजूव है और मेडिटेरियन सी है, इसके दरमियान में जो स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट के ज़रिए रशिया अपनी आउटरीच, अपनी एक्सेस बरकरार रखे हुए है मेडिटेरियन सी के अंदर और मेडिटेरियन सी से आगे। तो मिलिटरली दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट रशिया के लिए। सिमिलरली वहीं पे यूएसए का भी रोल हमें मिलता है, और यूएसए का रोल इस सेंस में मिलता है कि यूएसए यानी अमेरिका वो यूक्रेन को हर सपोर्ट देने के लिए तैयार है इन ऑर्डर टू कंटेन रशिया। और जो यूएसए है वो यूक्रेन को अपनी तरफ ला के नेटो की सूरत में जो है वो उसको इंगेज करना चाहता है, ताकि नेटो का मेंबर बन जाए यूक्रेन, और वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर आके जो रशिया है उसको उसके ऊपर नज़र भी रख सके, या उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर भी कर सके, या उसको वहाँ पे कंटेन भी कर सके। तो मिलिटरली और स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग यूक्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, क्योंकि वो उसकी आउटरीच को बरकरार रखता है मेडिटेरियन सी के अंदर। यही रीज़न है कि रशिया जो है वो ईगर है यूक्रेन को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए, ताकि वो उसको अपने कंट्रोल में रख के मेडिटेरियन सी के अंदर अपनी आउटरीच को आसानी से बरकरार रख सके। ऑन दी अदर हैंड यूएसए इसकी मुखालफत में है, और यूएसए यूक्रेन को इवन इस हद तक भी ऑफ़र कर चुका है कि अगर रशिया हमला करता है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये दो सुपर पावर या ग्रेट पावर्स के दरमियान राइवलरी का भी एक मैदान बना हुआ है। आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक रीजंस के बाद जो थर्ड रीज़न हमें मिलता है इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो है इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिकली स्पीकिंग जो यूक्रेन है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर मिनरल्स और कोल्स की वजह से बहुत ही मशहूर है। उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स मिनरल्स के अंदर कोल और पेट्रोलियम और जो गैस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ने स्किलफुली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट्स रखी यूक्रेनियंस के साथ। कंपनीज बहुत ज़्यादा जो यूएसए की हैं उन्होंने यहाँ पे काम किया, और यहाँ के जो मिनरल्स हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं उनको भी अपने अंडर लिया जाके। और वही अमेरिका था या वही कंपनीज थी जिन्होंने यूक्रेन को इस लेवल पे भी आमादा किया कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ शामिल हों, और साथ में नेटो के साथ भी अपने कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। तो इकोनॉमिकली स्पीकिंग जो यूएसए है वो यूक्रेन को अपने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहता है। और सिमिलरली जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया भी इंटरेस्टेड है यूक्रेन के इकोनॉमिक जो ये मिनरल्स हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। रशिया ने भी अंडर द ड्यूरेशन ऑफ प्यूटन एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाम दिया जाता है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन यूनियन के टैब के ऊपर जो भी फार्मर यूएसएसआर की स्टेट्स थी उनको मिला के ये उनके साथ फ्री ट्रेड और उस टाइप की बिजनेस के ऊपर ये जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो यूक्रेन को ऑफ़र किया गया रशिया की तरफ से कि वो यूरेशियन जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें, बट यूक्रेन ने डिनाई कर लिया, और यूक्रेन ने अपने रिलेशंस रखे ज्वाइन करने के लिए, इंटरेस्ट शो किया यूरोपियन यूनियन को, जिसकी वजह से जो रशिया है उसको भी मसला जो है वो दरपेश आया, और रशिया अगेन बिकेम एन ईगर टू परसुएड यूक्रेन के वो उसकी जो इकोनॉमिक यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर ले और उसका हिस्सा बन जाए। तो अगेन ये एक राइवलरी का जो है वो ग्राउंड बना हुआ है बिटवीन टू ग्रेट पावर यूएसए विच वांट्स के जो यूक्रेन है इट शुड ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, और ये यूरोपियन यूनियन के बैकयार्ड में आए। सिमिलरली रशिया चाहता है कि जो उसके अंडर में चल रही यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है यूक्रेन को उसको ज्वाइन करना चाहिए। आइडियोलॉजिकल, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री रीजंस के बाद और इकोनॉमिक रीजंस के बाद जो हमें फोर्थ रीज़न मिलता है इम्पॉर्टेंट इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो हमें पॉलिटिकल मिलता है।
पॉलिटिकली स्पीकिंग, जैसे ही डिसइंटीग्रेशन के बाद यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट के तौर पे वजूद में आया, उसके बाद रशिया की हमेशा कोशिश रही है कि जैसे वो दूसरी फॉर्मर जो यूएसएसआर की स्टेट्स थी उनको अपने कंट्रोल में रखे, अपने इन्फ्लुएंस में रखे। उसने यूक्रेन के ऊपर भी हमेशा से कोशिश की और यूक्रेन ने कभी भी रशियन डोमिनेंसी को एक्सेप्ट या रिकग्नाइज करने से अवॉइड किया। अगेन जो रशिया था उसने पूरी कोशिश की कि जो प्रो रशियन रिजीम है वो यूक्रेन के अंदर मेंटेन रहे और वो रहा भी। बट अगेन ये हालात तब तब्दील हो गए जब 2014 में वहाँ पे एक ऑरेंज रेवोल्यूशन आया और उस ऑरेंज रेवोल्यूशन के नतीजे में जो प्रो मॉस्को गवर्नमेंट थी यूक्रेन के अंदर उसको टॉपल डाउन किया गया और जो प्रो वेस्टर्न वहाँ पे गवर्नमेंट थी वो वजूद में आई और उसने जाके हुकूमत का कंट्रोल संभाला। और यही रीज़न था कि उस टाइम पे रशिया ने कब्ज़ा किया, एनेक्स किया क्राइमिया को 2014 में और जो यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स थे, दोनबास जिसको कहा जाता है, वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी या सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट किया और वहाँ पे कब्ज़े किए जाके। और अभी भी वो जो एरियाज़ हैं, ईस्टर्न एरियाज़ जो यूक्रेन के, वो उन सेपरेटिस्ट के अंडर हैं और रशिया उनको जो डी फैक्टो सॉवरेनिटी है वो देने के लिए कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से जब हम यूएसए को देखते हैं तो यूएसए की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन के अंदर प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करे, वो वहाँ पे इन्फ्लुएंस में रहे। यही रीज़न है कि जो रशिया है वो ट्राई कर रहा है कि वहाँ पे वो रिजीम लाया जाए जो उसकी बात माने और सिमिलरली यूएसए की भी यही कोशिश है कि वहाँ पे वो रिजीम आए जो प्रो वेस्टर्न यूरोप हो और जो अमेरिकन जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करे, उसको माने। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज्योग्राफी, कॉजेज़ के बाद हम इस कॉन्फ्लिक्ट के इम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके इम्प्लिकेशंस को देखें तो डोमेस्टिकली हमें यूक्रेन की सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक नज़र आती है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूक्रेन के जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो बहुत ही पैथेटिक बन चुकी हैं। वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, वहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट है, एक अनार्किकल सिचुएशन है। और रशिया ने चूँकि वहाँ पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाई तो उन सैंक्शंस की वजह से उनके इकोनॉमिक हालात भी इतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे। और अभी अगर रशिया जो है वहाँ पे कोई और अटैक करता है या इन्वेड करता है या कोई भी ऐसा एडवेंचर करता है तो जो डोमेस्टिक कंडीशंस हैं यूक्रेन के वो बहुत ही डिटोरिएट होने के चांसेस हैं और वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और ये एक फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है जिससे एक फ्यूचर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो जन्म ले सके। डोमेस्टिक के बाद हमें जो इसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस नज़र आती हैं। रीजनल इन अ सेंस के जो रशिया है उसकी पूरी कोशिश है कि वो नेटो को इस रीजन यानी ईस्टर्न यूरोप से अवॉइड करके साइड पे रखे। ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका है उसकी पूरी कोशिश है कि यूक्रेन और जो दूसरे जो ईस्टर्न यूरोप की स्टेट्स हैं उनसे नेटो को ज्वाइन करवाया जाए और डोर स्टेप के ऊपर एक चेक रख सकें अगेंस्ट रशिया। और रशिया ये किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। अगर इन दोनों के अंदर कोई मिडल वे नहीं निकलता तो ये रीजनली एक डीस्टेबलाइजेशन की तरफ सिचुएशन जा सकती है क्योंकि यूएसएसआर डज नॉट वांट के वहाँ पे नेटो का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़े। ऑन दी अदर हैंड यूएसए की भी यही कोशिश है कि वहाँ पे जो रशिया है यूक्रेन को और दूसरे ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को वहाँ से उसके इन्फ्लुएंस से निकाला जा सके। तो रीजनली इट कैन गो टू एनी एक्सटेंट और ये वहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन या एक मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट को या एक स्पिल ओवर इफेक्ट को जन्म दे सकती है। रीजनल इम्प्लीकेशंस के अंदर एक और इम्प्लीकेशन भी हमें नज़र आती है पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू रशिया। इन अ सेंस के पुतिन के दौर के अंदर रशिया ने अपनी एक पॉलिसी दी है जो कि एक रिस्पेक्टेबल नेबर के तौर पे और रशिया ने यही कोशिश की है। अभी रीज़न क्या हुआ है, अगर रशिया जो है वो इन्वेड करता है या कोई भी एडवेंचर करता है यूक्रेन के अंदर तो जो रशिया की वो पॉलिसी थी एक रिस्पेक्टेबल नेबर वाली, उसको वो सैबोटेज हो सकती है, उस पर इन्फ्लुएंस आ सकता है। और जो दूसरी स्टेट हैं जो अभी रशिया की तरफ टू सम एक्सटेंट अपना एक झुकाव रखती हैं वो भी जो है वो कॉशियस बन जाएंगी और वो रशिया से अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। इसी तरीके से इसी रीजनल इम्प्लीकेशन के अंदर अगर रशिया कोई ऐसा एडवेंचर करता है तो इट विल क्रिएट अ वेज और एवेन्यूज फॉर द
रेस्ट ऑफ द यूरेशियन स्टेट के वो नेटो की तरफ देखें, वो यूरोपियन यूनियन की तरफ देखें और वो उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव रख लेंगी इसी एडवेंचर की वजह से। तो रशिया के लिए ये इंतहाई एक सीरियस कंडीशन है कि वो इसको कैसे डील करता है। और सिमिलरली जो यूएसए है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है और दूसरी ईस्टर्न यूरोप को अपने ब्लॉक में या अपनी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करने में, चाहे वो नेटो के तौर पे हो या यूरोपियन यूनियन के तौर पे हो, वो भी इंटरेस्टेड हमें नज़र आता है। After discussing geography, background, reasons and implications, let's discuss its solutions. जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनालिस्ट के इसका सोल्यूशन बहुत ही कम्प्लेक्स है। बट दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको, या दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको यूज़ करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। 2014 के अंदर जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्राइमिया के ऊपर इन्वेड किया था रशिया ने, उस टाइम पे दूसरे यूरोपियन स्टेट्स ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिस प्लेटफॉर्म को मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं, जो कि 2015 में हुआ, जिसके अंदर जो क्राइमिया का इशू था उसको भी रिजॉल्व किया गया और जो ईस्टर्न यूरोप के अंदर यूक्रेन में जो है रशिया ने सपोर्ट किया था सेपरेटिस्ट को, उसके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया गया। और उसी के ही एक प्रेसिडेंट जो बना था वो एक और एग्रीमेंट था जिसको वो नॉर्मेंडी प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है या जिसको मिन्स्क 2 के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन मेंबर स्टेट्स हैं। और इसका मकसद ये है कि जब भी इन इश्यूज़ के, इन कंट्रीज़ के अंदर कोई इशू या कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो उनको मिल के रिजॉल्व किया जाएगा। सो ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म में, मिन्स्क एग्रीमेंट, उसका प्रेसिडेंट अगर उठाया जाए और साथ में जो नॉर्मेंडी प्लेटफॉर्म है उसको अगर दोबारा रीएक्टिव किया जाए और उसके ऊपर इंगेजमेंट से रखी जाए तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसके ऊपर अभी रिसेंटली बात भी हुई है पुतिन और जो है वो जो बाइडेन की, कि इसको रिजॉल्व किया जाएगा। और टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी लिए जा रहे हैं बिटवीन यूएसए एंड रशिया कि इस मसले को हल किया जाए।